अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने की तारीख दे दी है। कह दिया है कि 23 दिसंबर को दोनों असेंबलियां तोड़ देंगे। मगर अब से कुछ देर पहले पीडीएम ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और असेंबली की तहलील का रास्ता फिलहाल रोक दिया है। सिर्फ यही नहीं, पीडीएम की तरफ से पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। ये किस हिकमत अमली के तहत हुआ है? क्योंकि पंजाब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हो गए थे। उसके बाद उनकी मुलाकातें भी हुई, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकातें हुई। फिर खबर आई कि चौधरी सालिक हुसैन इस बात के लिए तैयार नहीं है कि परवेज इलाही कंटिन्यू करें। फिर अचानक ये मामला कैसे हुआ है? नून लीग के पंजाब के सदर और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये किस हिकमत अमली के तहत हुआ? आप तो चैलेंज कर रहे थे इमरान खान को, असेंबलियां तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब आप लोग अदम एतमाद ले गए। जी, हमारा चैलेंज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है और बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो उसके जो बुनियादी तकाज़े हैं, अगर एक वज़ीर आला जो है वो असम्बली जो है वो तोड़नी चाहता है तो उसे असम्बली का एतमाद हासिल होना जो है वो पहली शर्त है। तो इसलिए जो है वो आज 9:35 पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एडवाइस जो है वो भेजी है वज़ीर आला पंजाब को कि वो इस 23 के असम्बली तोड़ने के इक़दाम जिसके मतलब ऐलानात किए जा रहे हैं उससे पहले एतमाद का वोट हासिल करे और फिर उसके बाद 9:51 पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई है ताकि वज़ीर आला जो है वो अदम एतमाद का वोट लिए बग़ैर असम्बली को जो है वो ब्रेक ना कर सकें। और इसी के साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवाई गई हैं। और इसके पीछे जो डिस्कशंस हुई हैं, जो लीडरशिप के ज़ेरे गौर जो फ़ैसले के लिए मामलात रहे हैं, उसमें बुनियादी तौर पे हम क्योंकि इस अमल के हक़ में नहीं है, हम समझते हैं कि इस तरह से ज़िद, अना और फितना गरी के लिए और फसाद के लिए, मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की असम्बलियों को तोड़ने का अमल जो है ये गैर जमहूरी अमल है और ये एक जो है वो गैर आइनी अमल है। तो कल को अगर हम इनकी इस एक्सरसाइज पे कि कभी ये हफ्ते की डेट दे रहे हैं, फिर उसके बाद 10 दिन की डेट दे रहे हैं, फिर अब जो है वो एक हफ्ते की डेट दे रहे हैं, तो कल को अगर हम इस बात के ऊपर जो है वो इनको हदफ़े तनकीद बनाएंगे या बनाते तो ये सवाल हमारे सामने उठाया जा सकता था कि जी आपने फिर इस अमल में जो है वो इनका साथ क्यों दिया और आपने जो आइनी ऑप्शन आपके पास थे उनको आपने क्यों इख्तियार नहीं किया। क्योंकि इन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि कल ऐलान किया तो कल ही जमा करवा देते, मगर बड़ा टाइम था इनके पास। इससे पहले ऐलान किया 26 नवंबर को, उस वक्त जमा करवा देते। तो जब ये बार बार जो है वो 1 महीने का टाइम ले रहे थे तो उसमें ये फिर सवाल जो है वो हमारे सामने भी आ सकता था जिसको हमने रिड्रेस किया है। मगर हाँ साहब, ज़ाहिर है खान साहब ने अगर तहलील करनी होती वो फ़ौरन कर देते, मगर वो इसलिए कर रहे थे कि आप लोग एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दें और उसके बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला ही ना रहें अगर वो एतमाद का वोट ना ले पाएँ, या वो इसलिए कर रहे थे कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, उनके हवाले से जो केसेस हैं जिसकी हवाले से वो ख़तरात का इज़हार कर चुके हैं कि उन्हें नाअहल करने के मामलात हो रहे हैं, उस पर उनसे बात की जाए, आगे के मामलात तय किए जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं उन्हें कोई गारंटीज़ दे। वो ये चाह रहे थे, आपने कुछ अलग नहीं किया? नहीं, देखें शाहज़ेब, मुज़ाकरात करने का ये तरीका तो नहीं होता। यानी जिस किस्म की उन्होंने स्पीच जो है वो परसों की है, फिर कल जो इंटरव्यू वज़ीर आला पंजाब का सामने आया है, तो ये कोई मुज़ाकरात करने वाली बातें हैं? अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो उनके प्रेसिडेंट साहब जो है वो बीच में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, तो ये एक बड़ा आसान तरीका था। वो बाकायदा इन तकारीर में जो वो गौहर अफशानी करते रहे हैं और जिस तरह से जो है वो और जो ऊल फलूल उनके मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं, तो उसमें ये बात भी करते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और ये मेरे एप्रीहेंशंस हैं, मुझे बैठ के सेटिस्फाई किया जाए और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए, तो बिल्कुल बात हो सकती थी।
मगर राज साहब ये फिर मुख्तसर वक्फे के लिए होगा ना, एतमाद का वोट लेने के लिए उनके पास तादाद मौजूद है, तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, काफ लीग भी इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ खड़ी है। एतमाद का वोट फेल होगा तो फिर अदम एतमाद के लिए भी स्पीकर उनका है, तो ये मामला तो निमट जाना है 10-15 दिन में। आप कितना खींच लेंगे इस बात को? शाहजेब, इसको खींचने वाली बात नहीं है। मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया है कि हमारा वो चैलेंज कि तोड़े असम्बलियाँ और आए मैदान में हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, वो बरकरार है। लेकिन अगर आज भी हम ये काम ना करते इनके बार बार टाइम देने के बाद, तो फिर जब मैं कल ये कहता कि जी ये गैर आइनी अमल है, ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के का अमल है, ये एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो इकदाम है, तो आप ही सबसे बड़ा सवाल उठाते कि जी फिर आपने इस बारे में जो है वो फैसिलिटेट क्यों किया, आपने क्यों आइनी ऑप्शंस आपके पास थे तो आपने वो क्यों इख्तियार नहीं किए। तो ये आर्गूमेंट जो है ये प्रीवेल हुआ है, तो उसके बाद फिर ये फैसला हुआ। ये आर्गूमेंट इसलिए प्रीवेल हुआ है कि आप लोगों से सवाल होता, ये इसलिए हुआ है जो परवेज़ इलाही साहब ने इंदिया दिया कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती है अभी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो और असेंबलियाँ तहलील हों, ये उसलिए किया गया है। देखें शाहजेब, ये तो हिकमत अमली की बातें हैं ना, ये तो फिर वक्त से पहले इन चीज़ों के ऊपर तो इस तरह से ऑन एयर बात नहीं हो सकती। ये आप देखें अगले 2-4 दिनों में जो है ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो राज साहब आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको ये पता है ना कि एतमाद का वोट वो ले लेंगे, या इसमें हवाले से भी आपकी हिकमत अमली है कि अराकीन होंगे जो एतमाद के वोट के लिए नहीं जाएंगे परवेज़ इलाही के? देखें, इस बारे में मेरा कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बहरहाल अगर वो असम्बली तोड़ना चाहते हैं इस तरह की, यानी एक ज़िद के नतीजे में एक जो है वो एक गैर आइनी अमल करना चाहते हैं, तो फिर कम अज़ कम ये शर्त अव्वलीन है कि वो कम अज़ कम एतमाद तो हासिल करें ना। एतमाद उनको हासिल है तो फिर ठीक है, तोड़ें, बिस्मिल्लाह। तो चौधरी शिराज हुसैन साहब के साथ नहीं खड़ी है पर इस वक्त काफ लीग, उन्होंने कोई गारंटी आपको नहीं दी है इस हवाले से? ये चीज़ें वो हैं जो कि आने वाले 2-3 दिनों में जो है वो इनके ऊपर जो है वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल पंजाब असम्बली के अराकीन को ये मौका देना कि भाई ये एक पागल इंसान जो तकारीर कर रहा है, ज़िद कर रहा है, अपनी अना की खातर जो है वो असम्बलियों को कुर्बान कर रहा है, तो आप इस बारे में आपकी क्या राय है? उनको मौका दिया जाना चाहिए था। वो ठीक है, अगर वो भी यही फ़ैसला करते हैं अक्सरियत से, 186 लोग करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तोड़ देनी चाहिए। मौलाना साहब, इसमें तो ज़ाहिर है जो रियल पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट करेगी ना, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी बता रहे हैं कि अक्सरियत जो है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वो नहीं चाहते हैं कि असेंबलियाँ तहरील हो। और ज़ाहिर है हुकूमत है, कौन हुकूमत छोड़ना चाहता है, मगर उस अक्सरियत को पता है कि उन्होंने टिकट इमरान खान से लेना है। अगर इमरान खान साहब का दिया गया टिकट वैल्यू ना रखता होता तो वो आप लोगों के साथ खड़े हो जाते, आपसे टिकट मांग रहे होते। माजी में हो चुका है। अगर आपको अभी भी एतमाद नहीं है कि वो एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसका यही मतलब है ना कि आपको कहीं से कोई गारंटी नहीं है। नहीं, देखें, इसमें इस बात का मैं जवाब इस तरह से तो नहीं दूंगा कि हमें किसी जगह से कोई बात, ये किसी ने वादा या कोई गारंटी की बात की है या नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका तो मिलना चाहिए और ये ऑप्शन जो है ये हमने ही इख्तियार करनी थी। और हमारा जो इस बारे में जो बहस मुबासा आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट जो है वो पिछले दिनों से चलते रहे हैं, तो उस पे फिर इस बात को जो है वो ज़्यादा अहमियत हासिल हुई है कि हमें कम से कम जिस अमल को हम कहते हैं कि ये अमल गलत है, जिसे हम गैर आइनी अमल कहते हैं, जिसे हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम का अमल कहते हैं, जिस अमल के नतीजे में कल को कोई मुल्क में जो है वो कोई एमरजेंसी के हालात भी पैदा हो सकते हैं, तो इस मौके के ऊपर हमारा बिल्कुल खामोश बैठे रहना और बिल्कुल कोई अमल ना करना जो है ये कल को हमें जवाबदेह ठहरा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए जो है ये एक आइनी और कानूनी अमल जो है वो इख्तियार किया गया है। मगर इसमें इस बात का क्या हुआ कि परवेज़ इलाही साहब के लिए आप लोग कोई जगह निकाल पाते हैं क्या? परवेज़ इलाही साहब के तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया? क्योंकि उनके मुज़ाकरात तो आगे चले गए। वो तो इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि हमने खान साहब से वाज़ेह तौर पर कहा कि आप हमें क्या देंगे, उन्हें क्या दिया जाएगा, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, उसके लिए तहरीक इंसाफ ने कमेटी भी बना दी है 3 रुकनी। तो आप लोगों के कोई मामला नहीं तय पाए या जो इशराक हुसैन साहब कोई किरदार नहीं अदा कर सके?
देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये सारे मामला जिनका आपने जिक्र किया है, इनके ऊपर बातें हो रही हैं इधर आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन इसमें क्या तय पाया है या क्या तय पाएगा या क्या तय नहीं पाया, ये चीज़ें जो हैं ये अब ये अमल जो है वो अगले 3 से 4 दिन में मुकम्मल होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस वक्त का जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। दुरुस्त है, चौधरी सालिक हुसैन नहीं माने कि परवेज़ इलाही साहब रहें वज़ीर आला? चले शाहजेब, आप तो आज ही जो है ना वो इन तहारीक का जो जमा करवाई उनका रिज़ल्ट आउट कराना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इसके ऊपर वोटिंग का अमल ना हो तो उससे पहले ये रिज़ल्ट आउट नहीं होना चाहिए। वैसे मगर क्या सॉफ्ट कॉर्नर है इस वक्त नवाज शरीफ साहब में कि हाँ जी परवेज़ इलाही साहब को अकोमोडेट किया जा सकता है या नहीं है? सियासत में हर चीज़ ही जो है वो मुमकिन हो सकती है। सियासत जो है वो मुमकिनात का जो है वो खेल है। मेरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो सियासतदान है, वो सियासी मामलात को समझते हैं और उनको मुल्की जो है वो मफादात के तहत जो है वो फ़ैसले लेते हैं। उनमें कोई इस तरह की ज़िद नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, वो कोई जो है वो इस तरह का अमल करने के कभी भी हक़ में नहीं होते कि जी क्योंकि मैंने ये कहा है और मैं ये चाहता हूँ तो लिहाजा यही होगा। तो इसलिए जो है वो अगर कल के हालात में कोई चीज़ जो है मौजूदा निज़ाम को, सिस्टम को या मुल्क की जो इस वक्त की सूरत हाल है, सबसे बड़ी बात जो है वो मुल्की हालात हैं, तो उसमें कोई चीज़ अगर सूदमंद होती है तो वो ज़रूर इख्तियार करेंगे। अच्छा, मगर अब इसमें मसला ये है कि इतलात यही आ रही थी कि अगर आप ये असेंबलियाँ तहलील हो भी जाती तो स्ट्रैटेजी यही थी कि इंतखाबात होने नहीं हैं, ये जनरल इलेक्शन ही के साथ ही होगा अक्टूबर 2023 में। आप लोग कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते, फिर जो मामला है कि मरदमशुमारी होनी है, नई हल्काबंदियाँ होनी है, इसको लेके कोशिश करते कि अदालत से कोई हुक्म लिया जाए। आप लोग तैयार हैं नहीं? आप कह तो रहे हैं कि जी हम तैयार हैं इनका मुकाबला करने के लिए, आप अभी नहीं हैं तैयार इलेक्शन के लिए? नहीं, हम तैयार हैं, हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। लेकिन देखें, ये एक अमल जो है जो कि ज़िद पे मबनी है, जो कि जो है वो एक ज़ाती घटिया अना पे मबनी है, ये एक आइनी तौर पे तो ये मिसफिट है। आप मुझे बताएं कि फिर हम दो तरह की कोशिश कर सकते हैं ना, या तो फिर हम सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली को भी कायल करें कि जी आप भी तोड़ें और जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जनरल इलेक्शन हो जाए। लेकिन उसमें बलूचिस्तान और सिंध बिल्कुल वो इस बात के ऊपर तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक हम गैर आइनी, गैर कानूनी, एक मबनी बर ज़ाती अना जो है वो उस अमल का हम हिस्सा क्यों बने, हम उसको क्यों इंडोर्स करें। तो फिर जब ये सूरत है तो फिर कल को अगर इन सूबों में पहले इलेक्शन हो जाता है तो फिर जब जनरल इलेक्शन होगा कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों का, तो उस वक्त यहाँ पे कैसे होगा, केयर टेकर सेटअप कैसे आएगा। जो आइन की वो आर्टिकल्स हैं जिनके तहत जनरल इलेक्शन जो है उसमें पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, उनके ऊपर किस तरह से अमल दरामद होगा। यानी ये कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो जब सामने दरपेश होंगी तो उसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को लेना तो होगा। सब तो फिर ये मामला यही है ना, क्योंकि देखें आपके लिए कोई सिचुएशन है नहीं राना सनाउल्लाह साहब कि पंजाब में इलेक्शन में चले जाए पंजाब, और आप लोग फिर IMF को मुतमईन करने के लिए ऐसे मुश्किल फ़ैसले करें जिसकी कॉस्ट पंजाब का इलेक्शन हो। तो या तो आप लोग वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगे ताकि आप इलेक्शन जीत सकें, तो मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाएगा। अगर आप वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे तो पंजाब आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन में फिट नहीं हो रहा है कि आप अगले इलेक्शन के लिए जा रहे होंगे अगर इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील कर दी। नहीं, देखें, जिस सूरत हाल को आप एनालाइज़ कर रहे हैं एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, और हम तो ये चाहते हैं, बल्कि हर मुहिब वतन आदमी ये चाहता है कि ये इस तरह की ज़िद, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इंसानों का समुंदर, कभी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा, कभी चढ़ाई जो है वो, कभी बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की बजाय अगर आपको इस मुल्क से, इस रियासत से मोहब्बत है तो सबसे पहले तो चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जो है वो बैठ के मुल्क की रियासत की पहले सोचनी चाहिए। ये टेररिज्म जो इस वक्त जो वाक़यात ये पिछले 3 दिन में हुए हैं KPK में,
तो उनके पेश नज़र चीज़ें तो वो है कि यहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए। सर जोड़कर क्या बैठे हैं? इमरान खान साहब आपकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मईशत का जनाजा निकालने के अलावा इम्पोर्टेड सरकार ने चमन से सवात, लकी मरवत और बन्नू तक ऐसे हालात कर दिए हैं कि 50% इजाफा हो गया है दहशतगर्दी के वाक़यात में। दोस्ताना अफगान हुकूमत की फ़ौजों की जानिब से बैनुल अक़वामी पाक अफगान सरहद पर जो वाक़यात हैं उस पर भी वो आपकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बन्नू का जो वाक़या है उसमें तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि क्लियरेंस हो गई हो। फिर लकी मरवत में पुलिस के ऊपर हमला हुआ, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में बहुत ही जो मईशत के साथ साथ ये वाक़यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखें, ये हर जी शऊर, हर इंसान जो है वो, हर पाकिस्तानी समझता है कि ये आदमी जो है ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद चाहता है, ये इस मुल्क को जो है वो तबाह करना चाहता है, इसकी मौशत को तबाह करना चाहता है, ये खुदा न खास्ता किसी एजेंडे पे जो है वो काम कर रहा है। ये सारी बातें इसकी गलत हैं। ये बाकायदा कंपेन कर रहा है पिछले 1 महीने से कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये उसके लिए जो है वो बाकायदा कोशिशें भी कर रहा है और साथ साथ जो है प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। दहशतगर्दी का जहाँ तक मामला है, दहशतगर्दी का वो एरिया जो फ़ौज की ज़ेरे निगरानी है, वहाँ पे तो रोज़ जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं और बड़े मौसर ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं। और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये समझे कि शायद हमारी फोर्सेस के जो है वो बस से जो को बाहर बात होती जा रही है। लेकिन मामला ये है कि जो एरिया जो है वो जिसके लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी KPK की हुकूमत है, KPK की हुकूमत तो बैठी है अपना ज़मां पार्क में। KPK तो बंदूकें इकट्ठी कर रही है, हुकूमत इधर इस्लामाबाद में हमला करने के लिए। उनको तो पता ही नहीं है कि ये फ़र्ज़ उनका है और उन्होंने दहशतगर्दी के लिए जो है वो कोई काम करना है। CTD उसका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो KPK की हुकूमत के ऊपर और इमरान खान के ऊपर है, जिसको ये इस तरह की चरमज़बानी करके जो है वो दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं। इसमें नहीं शक कि खान साहब इस मामले पर सियासत करते रहे हैं। 2013 से 2018 तक जब अमन आ रहा था तो वो क्रेडिट वफाकी हुकूमत को नहीं देते थे, अपनी सूबाई हुकूमत को देते थे। अब जब हालात ख़राब हो रहे हैं तो वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं। मगर ये मामलात होते तो वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से ही हल हैं, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की कोऑर्डिनेशन से हल हैं। अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो क्या अकेली सूबाई हुकूमत जिम्मेदार हो सकती है? जिस तरीके से अगर हालात की बेहतरी की अकेली सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं हो सकती है दहशतगर्दी के मामलात में? देखें शाहजेब, इसका पर अगर आप इसको एनालाइज़ करें तो देखें जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो वहाँ पे पुलिस के करने के काम है, जो वहाँ पे CTD के करने के काम है, और अगर वो नहीं होते और उनमें अगर बुनियादी तौर पे जो है वो कोताही और गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो उसमें आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह से ज़िम्मेदार ठहराएँगे? जबकि इनका हाल ये हो कि हम इनको ऑफ़र करते हैं कि जी आप आएँ, वज़ीर आज़म उनको दावत देते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और आके बैठें और बैठ के बताएं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ एरियाज़ में जो है वो आपने सिविल आर्म फोर्सेस की आपको मदद चाहिए या कोई और मामला है, तो वो मीटिंग में नहीं आते, वो आगे से गालियाँ निकालते हैं कि जी मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो आपको तस्लीम ही नहीं करता। तो फिर ये इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत ही ज़िम्मेदार है और इसमें मैं समझता हूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। साहब फिर मुझे साथ में भी बताइएगा, एक और मामला जिस पर बहुत ज़्यादा इशू बनाया गया वो इमरान खान साहब के तोशा खाना का है। ज़ाहिर खान साहब 2018 से पहले ये दावे करते थे, इसराइल के वज़ीर आज़म की मिसाल देते थे कि उसके ख़िलाफ़ किस तरीके से कार्रवाई हो रही है तोहफ़ों की वजह से। खुलफाए राशिदीन की मिसाल देते थे कि किस तरीके से उनसे सवाल होता था और वो अपनी रियाया को, आवाम को मुतमईन करते थे इस हवाले से। मगर ख़ुद जब आए तो ज़ाहिर है उन्होंने तोहफ़े ले लिए बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। मगर जब आपकी हुकूमत भी उनके खिलाफ बातें कर रही है, मगर जब अदालत ने आप लोगों से भी सवाल किया तो आप लोगों ने भी आज लाहौर हाई कोर्ट में यही बताया कि 1947 से लेकर अब तक की जब तफसीलात मांगी जा रही है कि हम नहीं दे सकते, ये तो जो है कौमी मामला है, क्यों नहीं दे रहे आप तफसीलात? नहीं, देखें वो कानून तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब भी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा ही जवाब जो है वो दाखिल कर चुके हैं और वो कानून जो है वो अमेंड नहीं हुआ। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह की घटिया चोरी इस आदमी ने की है, जिस तरह का फ्रॉड इसने किया है और जिस हद तक किया है, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। और फिर जो इसने उनको जिस तरह से फिर उनकी कीमतें गलत लगवाई हैं, अरबों की कीमतें जो है वो लाखों में,
और उसके बाद जिस तरह से उनको बेचा है, जिस तरह से इसने मुल्क की इज़्ज़त को जो है वो दाव पे लगाया है, और उसके बाद ये 50 अरब का यानी 5 अरब की प्रॉपर्टी लेके 50 अरब का टीका जो है वो लगा दिया है इसने कौमी ख़जाने को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम में, शरीयत में, हदीस में ये भी आया है कि सबसे बड़ी जो है वो ज़्यादती और गुनाह की बात ये है कि तुम जो कहते हो वो ना करो, यानी तुम्हारा कौल और फ़ेल में तज़ाद जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो गुनाह और बुरी चीज़ है। तो इस आदमी ने तो देखें उस वक्त जब ये करप्शन कर रहा था, ये घटिया काम कर रहा था, उस वक्त ही जो है ये करप्शन के जो है वो अपने मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा था। मगर साहब यानी इतना तज़ाद है, इतना 2 नंबर आदमी है ये, इतना ये मुनाफिक आदमी है कि इसका यानी बंदा परेशान हो जाता है कि यार कोई बंदा इस हद तक भी 2 नंबरी कर सकता है, मगर साहब इस हद तक भी कोई बंदा जो है वो मुनाफिकत कर सकता है। मगर साहब जिसने तोहफे ले लिए, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी कहा उसने अपने असासों में डिक्लेयर कर दिए, तो बात तो पब्लिक हो गई। तो अगर अदालत मांगे तो आप दे दीजिएगा ना, जब अदालत आपसे सवाल कर रही है 1947 से लेकर अब तक का, अगर पिटीशन जी बिल्कुल। देखें उसके बारे में नैब जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, और उसका जवाब मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को देना चाहिए या हमें देना चाहिए। हम सियासी तौर पे उसके ऊपर जो तबसरा करें सो करें, हाँ, लेकिन उसका जवाब जो है वो नैब को देना चाहिए। बनता है तो बनाएं, नहीं बनता तो ना बनाएं। बहुत शुक्रिया। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त नई डेवलपमेंट है कि तहरीक दम एतमाद और एतमाद दोनों के लिए हुकूमत ने मूव कर दिया है। देखते हैं कि पंजाब में क्या होता है और कितने दिन तक ये मामला चलता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं तो मज़ीद बात करें। पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर शेरी रहमान साहबा मौजूद हैं। शेरी रहमान साहबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शेरी रहमान साहबा, पीपल्स पार्टी सोच क्या रही है, हिकमत अमली क्या है? जी, पीपल्स पार्टी की इस वक्त सोच हमेशा जाहिर है लॉन्ग टर्म की होती है। तारीख को पहले देखते हैं, हेडलाइंस को बाद में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आइन शिकन जो आपका एक प्राइम मिनिस्टर निकल के गया है उसको आप पहले डिफीट करें पॉलिटिकली, वो जो भी तरीका हो, चाहे वो पंजाब और केपी में इलेक्शन हो, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो जैसे पार्टनर्स जो भी यूनिटी गवर्नमेंट का फैसला होता है, चाहे कोई और तरीक़ेकार हो। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि देखिए इतनी जल्दी हमारा हौसला भी नहीं टूटता। हम कोई आनी जानी मतलब बुलबुला नहीं है ना पीटीआई जिस तरह अपने आप को बना रहा है। ये पुरानी सियासी तंजीमें हैं और ये पानी का और सियासी गुब्बारा बुलबुला नहीं है। तो जो भी ये करेंगे इंस्टेबिलिटी सहना, अब ये तकलीफ अवाम को दे रहे हैं। जाहिर है इंस्टेबिलिटी के सम्राट किधर सामने आते हैं, आपको मईशत आपकी ख़राब होती है, दूसरी चीज़ों पर असर होता है, पूरी एक नेशनल इकॉनमी पर इसका जाहिर एक शौक होता है। तो ये अवाम को तकलीफ देने, अजियत देने तैयार हैं। हम नहीं चाहते ऐसा हो और हम नहीं समझते कि इस वक्त मजीद कोई जनरल इलेक्शन देके बहरानी कैफियत क्रिएट किया जाए। और मेरी नाकिस राय में शाहजेब साहब, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये रोज़मर्रा के हालात है। मैं समझती हूँ इमरान खान के अंदर उनकी पार्टी में कोई नहीं चाह रहा है कि ये इस तरह असेंबलियाँ तोड़ी जाएं। नंबर 1, उनके आपस में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, चाहे क्यू में हो पीटीआई में हैं, वो वाज़ेह हैं, नज़र भी आ रहे हैं। मगर खुद परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत या अरकान नहीं चाहते हैं कि असेंबलियाँ तहलील हों, मगर जब आप खुद भी कह रहे हैं कि और ज़्यादा मुआशी अदम इस्तेहकाम ही इसके नतीजे में आएगा। देखिए इनसे कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। ये तो सबकी सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच सफ़े अव्वल में है कि इनसे डिक्टेशन नहीं लेना है। किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत, अब ये बनते चले जा रहे हैं, अगर वो असेंबलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो फिर वो अपनी फुस्तायत का एक सामने ला रहे हैं ना, आंसर ओपनली ला रहे हैं। कौन इस तरह चाहता है? मैं समझती हूँ, अगेन मेरी नाकिस राय है कि मैं समझती हूँ कि ये नेगोशिएशंस और अपने एनआरओ के लिए काम किया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम अब हमारा नर्व हम रैटल्ड हो जाएं, ज़दाई साहब रैटल्ड हो जाएं, शहबाज साहब रैटल्ड हो जाएं। ऐसा नहीं होगा जी। और ये समझते हैं कि दबाव डाल के, चाहे अवाम उसमें जितना भी पिसे, चाहे पाकिस्तान की रियासत उसमें कूड़े में जाए, उनको परवाह नहीं है और हम जाने नहीं देंगे कूड़े में। बात सिंपल सी है। वो चाहते हैं इस वक्त कि जो एक
अपनी अना है उसके लिए पहला नंबर वो डिक्टेशन दें सबको। दूसरा, ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी होती हैं कि दबाव डालें, फिर उनके तो सब बड़े केसेस सामने आ रहे हैं जी, उनका सारा कच्चा छट्टा खुलता चला जा रहा है, हर रोज जो गुजर रहा है उसमें आपने उनकी सूरत हाल देखी है। तो जाहिर है ना शरीफ साहब, अगर खान साहब ने असेंबलियाँ तोड़नी होती या उनकी पहली तरजीह तोड़ना होती तो वो तोड़ चुके होते। जब वो बार बार टाइम देते हैं, इसका मतलब है आप लोगों को रूम देते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, और वो इस डर का खुद भी इजहार कर चुके हैं कि उन्हें नाअहल किया जा सकता है, उनके खिलाफ केसेस भी मौजूद हैं। तो ये जो रूम है जो वो आपको देते हैं कि आओ मुझसे मुज़ाकरात कर लो, तो ये कोई निगोशिएटिंग पॉइंट हो नहीं सकता है इसमें कि उनसे बात कर ली जाए? देखिए, दो बातें इसमें, एक तो ये बंद गली में है इस वक्त, और इस बंद गली की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के सर पे है। उन्होंने अपने ज़ात पर मबनी, अपने ईगो पर मबनी जो फैसले करते चले जा रहे हैं, हकीकत से बिल्कुल बेदार होके, अलग होके, तो उस वजह से यहाँ पहुँचे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि देखिए, हम पीपल्स पार्टी ख़ास तौर से जमहूरी रिवायात को तोड़ना हम बिल्कुल गलत समझते हैं। तो अगर कोई बात करना चाह रहा है, आप एक तमीज़ से बात करें, आप एक मुहज़्ज़ब माशरे में वापस आएँ, तमीज़ के दायरे में अंदर आएँ, जिस तरह सियासतदान मुहज़्ज़ब बात करते हैं। आप मोतबर हैं तो हम भी मोतबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम चोर डाकू रहें, आप असल चोर डाकू हैं लेकिन अपने आप को मोतबर समझे। तो ये उनके जहन में कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ये मशरूत कर देते हैं, कहते हैं जी मैं बात करना चाहता हूँ, अपने लोग भी भेजते हैं, फिर ऊपर से कहते हैं मैं मशरूत कर देता हूँ। तो वेरी मतलब उन पर एतमाद करना बहुत मुश्किल है। माजी में भी जब ये हुकूमत में भी थे, हमने हमेशा बातचीत की है। देखिए, पार्लियामान का मतलब ही होता है, लेकिन ये खुद आधा पार्लियामान में तीतर बटेर बने हुए हैं, सेनेट में है, 2 प्रोविंशियल असेंबलीज में है, नेशनल असेंबली में नहीं है। तो अब ये सख्त कंफ्यूजन का शिकार हैं, अपनी अनापरस्ती का शिकार हैं, और इनके लिए एक सियासी बंद गली इनके लिए बहुत मसले दे रही है। मगर शरीफ साहब, अगर उनके पास कोई सूबाई हुकूमत ना होती तो शायद उनका बंद गली में होना आपके लिए नुकसान देना होता। तो मसला सिर्फ उनके लिए तो नहीं है उनका बंद गली में होना, आप लोगों के लिए भी तो मसला बन सकता है, आपकी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए भी तो मसला बनेगा। मसला ये है कि ये अब निगोशिएशन के इनके पास हाथ में कार्ड्स नहीं है, पत्ते नहीं बचे। असल इशू ये है, दे हैव नो कार्ड्स लेफ्ट, और ये समझ रहे हैं कि दबाव डाल डाल के मुल्क को झोंक के इन मुश्किल हालात में और झोंके लोगों को इंस्टेबिलिटी की तरफ, और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो, इक्तिसादी पहिए जैम कर दें, जो हो जाए। अब इनसे पूछें कि ये CTD अटैक उनके डिपार्टमेंट में खैबर पख्तूनख्वा, वो बंदूकें देते हैं प्रोटेस्टर्स को, अपने वहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हशर क्या किया हुआ उन्होंने कि वो उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास दफातर हैं, क्या है उनके पास? उनके IG से पूछें उनका हाल क्या है। इन्होंने ये हशर जो किया है, जिस सूबे पर इनकी हुकूमत और हुक्मरानी मुकम्मल है, उसका तो हाल आप जाके देखिए। अल्लाह हाफिज है, और मुझे अफसोस होता है। मगर वो इसकी जिम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं कि ना मईशत संभाल पा रही है वफाकी हुकूमत, ना ही दहशतगर्दी पर काबू कर पा रही है वफाकी हुकूमत। अच्छा जी, वही तो इनका तो तरीका ही सीना जोरी है जी, बड़ा मतलब यूनिक तरीका है। ये मतलब शर्म भी नहीं आती है कि ये खासियत है, और ये फुस्तायत की खासियत है कि शर्म कभी भी नहीं आती। कहते हैं ये तो ठीक है, हमने तो किया ही नहीं। अब इन्होंने जितनी बोरोइंग की है, जितने कर्जे लिए हैं शाहजेब, एग्जैक्ट उतने नहीं हैं जितनी 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतें ना ले सकी, उन्होंने उसको डबल किया। आई थिंक 24 अरब 100 अरब लेके इन्होंने उसको 48 किया है जी। तो 4 साल में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जिस घाव की तरफ पाकिस्तान को, जिस गलबे की तरफ घसीटना चाह रहे हैं, उसकी भी माफी नहीं मांगते अवाम से। टेररिज्म के हवाले से तो मेरा मुंह ना खिलवाएं। इन्होंने क्या कहा, इनके क्लिप्स आपके सामने हैं। कहते हैं कि हम सबको लाएंगे, सर पे बिठाएंगे। तालिबान खान से क्या बात की जाएगी, आप मुझे बताएं। वो बात करें, वो मुअज़्ज़ब हो जाएं, और वो समझें कि वो एक, देखिए जमहूरियत के मायने होते हैं हम सब बराबर हैं, कोई बादशाहत नहीं है उनकी, कोई इक़्तिदार पे उनका ख़ास मतलब वो नहीं है, होल्ड नहीं है कि उनका कोई लेजिटिमेसी सिर्फ उनकी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फुस्तायत वाले जहन में होता है। अना पसंदी की बात है ये कि वो समझते हैं कि
वो उनकी कोई बादशाहियत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ज़मीन पे उतरें। बहुत शुक्रिया। शरीमान साहिबा कह रही हैं मुज़ाकरात होंगे अगर ज़मीन पर उतरें। इस वक्त कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। ये अचानक क्या हुआ है कि हुकूमत ने एतमाद और अदम एतमाद दोनों के लिए मूव किया है, और परवेज़ इलाही साहब अब इस हवाले से क्या कर सकते हैं, इमरान खान क्या करेंगे, मगर ये सब हुआ कैसे, क्या हो रहा था? आज रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस साहब, क्या अंदर की बात है, कैसे ये मामला अचानक हुआ और एतमाद अदम एतमाद दोनों एक साथ हो गई? देखिए, बिल्कुल आज सुबह जो इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून का, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि काफ लीग के सालिक हुसैन और जो चीमा साहब हैं वो दोनों जो इस इजलास में मौजूद थे, और वहाँ भी ये डिस्कस हुआ था, इन दोनों ऑप्शन पे गौर हुआ था। और उसके बाद आज शाम जो है सालिक हुसैन जब मिले हैं आसिफ जरदारी को, तो हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आज ही किसी वक्त जमा हो सकती है ये। और देखें टाइम, देखें इसका जो टाइम ये था कि रात को तकरीबन 9 बजे के बाद ये अदम एतमाद जमा हुई। और जो आमतौर पर रात को सेक्रेटरी असम्बली इस वक्त बैठे नहीं होते। वो और बात है कि असम्बली सेक्रेटरी वाले कहते हैं कि जी सेक्रेटरी साहब जो नायतुल्लाह हक हैं वो रात देर तक काम करते हैं, लेकिन वो आज रात मौजूद थे। और हमारे जरा ये कहना है कि आज शाम 4 बजे 4:30 बजे के करीब ये सेक्रेटरी असम्बली नायतुल्लाह हक ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। उस वक्त वहाँ परवेज़ इलाही और मोहन सलाई भी वो ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे, जहाँ हमारे जरा ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही को भी इल्म था और तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं जिन्होंने जमा कराना था, ये बाकायदा सबको इल्म था कि आज जमा होगी। तो और इस वक्त रात को 9:30 बजे बैठे और बहुत आराम से ईजी तरीके से जो आए और आके वो जमा हो गई। और जबकि आप पहले देख चुके हैं कि जो पहले असम्बली में तारीख एतमाद जमा हुई, कभी असम्बली का सेक्रेटरी नहीं मिल रहा था तो कभी कोई नहीं मिलता। और ये जो सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह हक ये रिटायर्ड हो चुके थे। जब परवेज़ इलाही स्पीकर थे तो उन्होंने 1 साल के लिए मजीद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। तो ये आज जो अचानक रात को जमा हुई और गवर्नर ने भी तकरीबन 8:30 बजे के बाद वज़ीर आला को कहा कि वो एतमाद का वोट लें। अब जब तहरीक एतमाद जमा हो गई है, और उसमें अब आपको पता है कि इसमें जो लॉ है इसमें वज़ीर आला जो है वो गवर्नर को एडवाइस नहीं भेज सकता। तो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि जो आज सारा दिन इजलास जारी रहे, तो वो तमाम ये जो परवेज़ इलाही भी और तमाम अपोजिशन जमातें जो सब ऑन बोर्ड थे, सबको ये पता था आज जमा होगी। और रात को स्पेशली सेक्रेटरी असम्बली जो है वो 9:30 बजे असम्बली में बैठे थे और उन्होंने ये रिसीव कर ली। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। यानी आप कह रहे हैं ये हो नहीं सकता कि परवेज़ इलाही के इल्म में लाए बगैर और परवेज़ इलाही के मर्जी के बगैर ये अदम एतमाद जमा हुई होगी और ये सारा का सारा मामला हुआ होगा। ये हो नहीं सकता जो उनका ताल्लुक रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं ये आप देख लेंगे सारे जो अगर आप ताने बाने मिलाएं तो कभी भी ये ऐसा लगता नहीं है कि उनके मर्जी के बगैर हुआ। और ये शाम को वहाँ मौजूद भी थे ऐवान वज़ीर आला में, और उसके बाद ये अचानक शाम को जमा हो गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अदम एतमाद की तहरीक हो और अगर स्पीकर चाहे तो वो आज तो कम से कम रात को जमा नहीं करेगा। कल वर्किंग डे है, वर्किंग डे में आए, स्पीकर आए, सेक्रेटरी के पास आए, तो ये कोई एमरजेंसी मैटर भी नहीं था या ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद नहीं था कि आज ही जिस तरह को अदालतें हुक्म जारी करती हैं कि आज रात 10 बजे तक 12 बजे तक ये हो जाना चाहिए जैसे कि पहले होता रहा है, लेकिन इस किस्म का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था। तो इससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो ये जमा हुई है ये उनको भी पता था, मैं तो मुतहदा अपोजिशन को भी पता था हमें जमा करानी है, और ये परवेज़ इलाही साहब को भी इल्म में था कि ये जमा होनी है। और ये उन्हीं के पुराने सेक्रेटरी हैं जिनको उन्होंने रिटायरमेंट के बाद 1 साल मजीद दिया था, और वो मौजूद थे और उन्होंने उसको जमा कर ली। ऐसा मुझे क्विकली ये भी बताएगा कि क्या आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ये जो कदम उठाया गया है पीडीएम की तरफ से इसमें? जी बिल्कुल, आप ये पीडीएम बेशक कह लें, लेकिन इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दो ही ऑन बोर्ड जमाते हैं जिन्होंने ये फैसला किया। इसमें फजल रहमान से हो सकता है, मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया हो, लेकिन ये पंजाब में क्योंकि 7 सीटें पीपल्स पार्टी की, बाकी नून लीग की है, 1 राय पार्टी की है और 3-4 आज़ाद हैं। तो अपोजिशन जो है पंजाब में मुतहदा अपोजिशन के पास 180 सीट्स हैं, और 180 ही सीट्स जो है तहरीक इंसाफ के पास हैं, 10 काफ लीग की हैं। तो इसमें ये 2 जमातें ऑन बोर्ड थी, इन्हें पीडीएम कह लें या पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है उनका आपस में जितनी बात हुई, और जो कल भी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो चौधरी शुजात से मिले, और प्राइम मिनिस्टर फिर आसिफ जरदारी साहब से मिले, आसिफ जरदारी साहब चौधरी शुजात से मिले। तो ये 3 लोगों में बात चल रही थी। इसमें तो हो सकता है फोन पे मौलाना फजल रहमान से उन्होंने रब्ता किया हो,
लेकिन ये बज़ाहिर कोई अभी तक हमारे पास ऐसी इत्तला नहीं है कि उन्होंने पीडीएम के सर्वर बहुत से शुक्रिया, राब्ता बहुत किया हो। शुक्रिया। सर साहब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब परवेज़ इलाही का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा कि जो सेक्रेटरी असेंबली हैं उनके हवाले से जो तफसीलात बता रहे हैं रईस अंसारी साहब कि उनके इल्म में लाए बगैर परवेज़ इलाही साहब के और उनकी मर्ज़ी के बगैर और इतनी रात गए ये काम हो नहीं सकता था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने अपने एहतसाब के बयानिए की नाकामी को तस्लीम तो कर लिया है, मगर वो इसकी सारी जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि एहतसाब का इदारा नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था, लेकिन उन्होंने मेरे इसरार के बावजूद कुछ नहीं किया और मुझे कहते रहे कि ऑपोजिशन को छोड़े, मईशत पर ध्यान दें। जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है। पहले तो हमें ये बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नियत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। इमरान खान एक तरफ तो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए करप्शन कोई मसला ही नहीं था, नैब उनके कंट्रोल में था और उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर अपने इसी खिताब के दौरान ये भी कह दिया कि मेरी हुकूमत में जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि आपके लोगों के खिलाफ करप्शन की फाइलें बनी हुई हैं, वीडियोज़ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है? मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उससे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोस बनाएं और गंदी वीडियोस बनाएं या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाएं? क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसका कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है? वीडियोस के अलावा कम से कम करप्शन की फाइलों के हवाले से इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के लिए करप्शन मसला नहीं था। फिर ये भी बता रहे हैं कि जब जनरल बाजवा ने इमरान खान को उनके साथियों की करप्शन की फाइलों का बताया तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। जबकि इससे पहले इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से नून लीग को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनकी करप्शन का फौज को पता होता है। और फिर अचानक इमरान खान को जनरल बाजवा की क़यादत में एस्टैब्लिशमेंट से मसला होने लगा, मगर जो कुछ गुज़िश्ता सालों में हुआ जनरल बाजवा इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लेकिन इमरान खान भी अपने इंतकाम पर मबनी एहतसाब के बयानिए की नाकामी का सारा मलबा जनरल बाजवा पर डालकर खुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। खुद इमरान खान के इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कल अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के दौरान जनरल फैज़ ने इमरान खान के कहने पर नैब चेयरमैन को कहा कि मुझे और मोनिस इलाही को अंदर कर दें, जिसके बाद उन्हें जनरल बाजवा से शिकायत करना पड़ी क्योंकि जनरल फैज़ बाजी नहीं आ रहे थे और वो ऐसा इमरान खान के कहने पर कर रहे थे। यानी परवेज़ इलाही के दावे के मुताबिक इमरान खान जनरल फैज़ के ज़रिए नैब पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपने ही इत्तेहादी को गिरफ्तार करवा दें। तो अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए वो इदारों के ज़रिए क्या कुछ करवाना चाहते थे। आज इस हवाले से रोज़नामा द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि बिल्कुल साबिक DG FIA बशीर मेमन की तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल बाजवा से भी सियासतदानों को गिरफ्तार करवाने का कहते रहे हैं। और जब जनरल बाजवा ने उनसे पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तो इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ और उनके तरीक़ेकार का हवाला दिया, जिसका जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि मुशर्रफ तो एक डिक्टेटर था, आप अपनी ख्वाहिश के हवाले से मुझे लिख कर दें, लेकिन इमरान खान ने लिख कर नहीं दिया। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का दावा है कि नैब को इमरान खान, शहजाद अकबर और अपने एक स्पाई मास्टर के ज़रिए कंट्रोल करते थे। अब आम बात यह है कि उस वक्त इमरान खान के स्पाई मास्टर DG ISI जनरल फैज़ हमीद थे, जिनके हवाले से कल परवेज़ इलाही ने दावा किया कि वो इमरान खान के कहने पर नैब के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में करप्शन और एहतसाब के नाम पर क्या सियासी खेल खेला जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, जब नए DG ISI की तैनाती के बाद वो इमरान खान से उनके दफ्तर मिलने गए तो इमरान खान ने DG ISI जनरल नदीम अंजुम से पूछा था कि उनके लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत सबसे बड़ा मसला है, मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, ऑपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। इस मुलाकात का एतराफ़ खुद DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी कर चुके हैं। मैं जब खुद DG ISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था।
आज परवेज़ इलाही भी कह रहे हैं कि इमरान खान तो जनरल फैज़ के ज़रिए उन्हें भी गिरफ्तार करवाना चाहते थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा के ज़रिए भी मुखालिफिन को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। और उससे पहले DGFIA बशीर मेमन बता चुके हैं कि इमरान खान उनके ज़रिए मुखालिफिन को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने हमारे प्रोग्राम में ये तस्लीम किया कि इमरान खान ऐसा करने के लिए उन्हें नैब की मिसालें देते थे और कहते थे कि उनके एक फ़ोन कॉल पर नैब लोगों को गिरफ्तार करता है। उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो उन्होंने मुझे कहा था, तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। आज इमरान खान कह रहे हैं कि नैब को तो जनरल बाजवा कंट्रोल करते थे और जनरल बाजवा के लिए करप्शन कोई मसला नहीं थी, इसलिए अपोजिशन के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़े। लेकिन अगर नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था और उन्होंने केसेस आगे बढ़ने नहीं दिए तो फिर ये केसेस बनवाए किसने थे? इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो कहते थे कि ये सिर्फ उनका दौर है जिसमें नैब ने बड़े बड़े मुजरिमों पर हाथ डाला है और नैब की रिकवरीज का हवाला भी देते थे। नैब ने अपने 18 सालों में हमारे आने से पहले पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। और ये हकीकत है कि नैब इमरान खान की हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहा मगर अपोजिशन की क़यादत को गिरफ्तार करने में मुतहर्रिक रहा मगर हुकूमत और इत्तेहादियों के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़ाता था। 16 और 17 मई 2019 को कॉलम निगार जावेद चौधरी ने उस वक्त के चेयरमैन नैब से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल अपने कॉलम में लिखा था। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी को बताया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी जाए। हुकूमत चाहती है कि परवेज़ खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रोक दी जाए। इसका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। इसके अलावा इस गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी। मगर इसी दौरान चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो इमरान खान हुकूमत के हाथ लग गई और वो वीडियो तैयबा गुल नामी खातून ने बनाई थी और इस मकसद के लिए बनाई थी कि वो चेयरमैन नैब की हिरासानी को अयां कर सकें और इंसाफ ले सकें। मगर इमरान खान ने उनकी वीडियो लेकर उन्हें इंसाफ देने के बजाय चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जावेद चौधरी से चेयरमैन नैब की इस गुफ्तगू के 6 दिन बाद इमरान खान के मौवन खुसूसी के चैनल पर वो वीडियो चला दी गई और चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होना शुरू हो गए। फिर हुकूमत के खिलाफ तमाम केसेस जिनका चेयरमैन नैब जिक्र किया करते थे एक एक करके बंद कर दिए गए या उनमें कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। यानी तैयबा गुल ने अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के शिकायती पोर्टल में पहुंचाई तो बजाय इसके कि जावेद इकबाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, उल्टा तैयबा गुल की वीडियो को इस्तेमाल करके जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जाने लगा। इस वीडियो के जरिए इमरान खान की हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करके वो सब हासिल किया जिसकी तफसीलात अभी हमने आपके सामने रखी हैं। खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदम खान और उनके मामले खुसूसी पर संगीन इल्ज़ाम लगाए और ये भी कहा कि 45 दिन तक उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी? आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। ज़रा सोचिए, इमरान खान रियासत मदीना की मिसाल देते हैं तो रियासत मदीना तो दूर की बात है, यहाँ भी किसी महज़ब मुआशरे में ये हो सकता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एक खातून शिकायत करे कि मुझे हिरासां कर रहा है कोई और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उल्टा उनकी वीडियो इस्तेमाल की जाए उस शख्स को ब्लैकमेल करने और अपोजिशन के खिलाफ। तो यह है कि इस पूरे तनाज़े के बावजूद जब गुज़िश्ता साल तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट का वक्त आया तो इमरान खान सदारती ऑर्डिनेंस ले आए और उन्हें तौसी दिलवा दी। अगर चेयरमैन नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे तो उन्हें इमरान खान तौसी क्यों दे रहे थे? इमरान खान का दौर इतना मुतनाज़ था कि इमरान खान समेत हुकूमती रहनुमा नैब की गिरफ्तारियों की पेशगोई करते थे और फिर बाद में वो गिरफ्तारियाँ हो भी जाती थी और फिर उनका क्रेडिट भी लिया जाता था। इमरान खान की हुकूमत आते ही मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो इमरान खान ने पेशगोई की कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की भी बारी आने वाली है।
मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी, अभी उनका भी नाम आने वाला है, वो डरे हुए हैं, उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया हमने उसे। ये सब इमरान खान करवा रहे थे या जनरल बाजवा करवा रहे थे? ये सब इमरान खान खुद कह रहे थे या जनरल बाजवा इमरान खान से कहलवा रहे थे? क्योंकि फिर सबकी बारी आई और पाकिस्तान की अहम सियासी क़यादत के खिलाफ केसेस बने और अहम सियासी रहनुमा गिरफ्तार भी हुए। इमरान खान की हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस में 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया और वो मजमूई तौर पर 10 माह तक कैद में रहे। इसी तरह मरीम नवाज़ के खिलाफ भी केसेस बने। इमरान खान की हुकूमत आने से 1 माह पहले मरीम नवाज़ एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार हुई और फिर अगस्त 2019 में नैब ने एक बार फिर मरीम नवाज़ को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को LNG केस में 7 माह तक जेल में रखा गया और मौत के कैदियों की चक्की में रखा गया। इसी तरह आसिफ जरदारी इमरान खान की हुकूमत में 6 माह तक जेल में रहे। उनकी बहन फरियाल तालपुर 5 माह तक कैद में रही। मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को अबदी से ज़ायद असासों के केस में 6 माह तक कैद में रखा गया। मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को इमरान खान की हुकूमत में नैब ने गिरफ्तार किया। इसी तरह मौजूदा वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक और उनके भाई नैब के केसेस में 16 माह तक गिरफ्तार रहे। हमजा शहबाज 20 माह तक गिरफ्तार रहे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल 3 माह तक गिरफ्तार रहे। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, जब नैब केसेस से बात नहीं बनी तो इमरान खान की हिदायत पर दीगर इदारों के जरिए सियासी रहनुमाओं पर केसेस बनाने की कोशिश की गई। हमारे प्रोग्राम में साबिक DGFI बशीर मेमन ने दावा किया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का केस बनाने का कहा था। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा तकारीर में भी कहा था कि उनके इकामे का मसला है। कामा रखना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ वर्क परमिट टू। ये गद्दारी का केस जुमरे में कैसे आ गया? वो गद्दारी का केस बनाना चाह रहे थे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की हुकूमत में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया। जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं मिला तो उनके खिलाफ मंशियात का केस बना दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके बदतरीन हालात में रखा गया। फिर मुकदमे की सदाकत पर कस्में खाई गई, कलमे पढ़े गए, हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये दावे किए गए कि पूरी मॉनिटरिंग की वीडियो मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, सब पेश किए जाएंगे, अदलिया को मुतमईन किया जाएगा। मगर फिर हुआ क्या? 175 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह को ज़मानत पर रिहा कर दिया और बाद में खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि ये केस गलत बनाया गया था। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान के दौर में जो एहतसाब हुआ, इस हवाले से अदालतों की भी सख्त ऑब्जर्वेशन आई और अदालत ने केस के मेरिट्स, नैब की नीयत और साख पर संगीन सवालात उठाए और एहतसाब के पूरे अमल पर सवालात उठने लगे। खुद आसिफ सईद खोसा जैसे चीफ जस्टिस ने भी 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसके अलावा खुद शेख रशीद अहमद ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हमारा एहतसाब इंतकाम बन के रह गया है। ख़ुद जो तहरीक इंसाफ के वज़रा थे वो सवालात उठाते रहे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। आज इमरान खान सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं, मगर ना तो जनरल बाजवा बरी ज़िम्मा है, ना जनरल फैज़, ना इमरान खान। तीनों से जवाब बनता है। इरादे अल्लाह हाफ़िज़।